ने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर सर्वेंट खाने की प्लेट लिए खड़ा था। बड़ी मैडम ने कहा है आपके कमरे में डिनर भिजवा दिया जाए। क्या मैं इसे अंदर रख दूं? मुझे भूख नहीं है, प्लीज आप महिला से जाए। सिद्धि ने उसे वापस भेज दिया और उसके जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। वो दरवाजे से टिककर जमीन पर बैठ गई। सर्वेंट जब नीचे आया तो मंदाकिनी जी ने पूछा, तुम खाना रखकर नहीं आए? मैं गया था ऊपर, मैडम ने वापस ले जाने के लिए कह दिया। ठीक है तुम जाओ, मंदाकिनी जी ने कहा। अमर जी मंदाकिनी जी के पास चले आए। आप भी चलकर कुछ खा लीजिए माँ। बेटा भूख नहीं है, पर माँ आपको दवा भी लेनी है। एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी बेटा। शिव कहाँ है, पता लगवाया? मंदाकिनी जी के पूछने पर अमर जी बोले, इवांश उसके साथ हैं। जहाँ कहीं भी हैं ठीक हैं। मैंने तो सोचा था उसकी शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तो सब कुछ बदल गया। ये बोल मंदाकिनी जी वहां से चली गई। तेजस और दक्ष इस वक्त बाहर लॉन में बैठे थे। सर्वेंट ने खाने के लिए पूछा तो उन दोनों ने वापस भेज दिया। तेजस दक्ष से बोला, आज जो हुआ मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। सोचा तो मैंने भी नहीं था। मैं तो अभी बहरहाल शॉक्ड हूँ, कृतिका ऐसा कर सकती हैं। दक्ष ने कहा, ब्रो अगर उन्हें भागना ही था तो पहले भाग जाती। मुझे तो डाउट है। मैं भी ये बात उनकी फैमिली पहले से ही जानती थी, फिर भी उन्होंने हमसे ये बात छिपाई। तेजस देखा नहीं था तुमने, कृतिका के पापा ने कैसे सबके सामने कहा उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मुझे तो बिग ब्रो के लिए टेंशन हो रही है। उनकी लाइफ में एक के बाद एक हादसे होते ही जा रहे हैं। लगता है अब चीजें सुधरेंगी, उतनी ही चीजें उलझ जाती हैं। तेजस की इस बात पर दक्ष ने भी हामी भरी। इधर दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर शिव की गाड़ी खड़ी थी। वो खामोशी से गाड़ी की बोनट पर बैठा था, पर दिल में तूफान मचा हुआ था। एक हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। आसपास की मौसम भी ठंडा था। इवांश शिव के पास चला आया। रात बहुत हो गई है चीफ, आपको घर जाना चाहिए। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। शिव ने कहा, नहीं चीफ, आपको अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। प्लीज चीफ ये सिगरेट मत पीजिए, आपकी मॉम को बिल्कुल नहीं पसंद। इवांश ने कहा, मुझे भी बहुत सी चीजें नहीं पसंद, फिर भी जिंदगी ने मेरे साथ बांध दिया ना। शिव के ये कहने पर इवांश बोला, चीफ बिना चेक किए तो आप अपना कोई भी वेपन सेल नहीं करते। बिना जाने परखे किसी के साथ डील नहीं करते। ये तो लाइफ का सवाल है। बिन सोचे समझे आप किसी के लिए राय कैसे बना सकते हैं? शिव ने उसे घूरकर देखा तो इवांश चुप हो गया। उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। अगला दिन सुबह का वक्त। सोमनाथ जी सिद्धि की तस्वीर हाथ में लिए उसे निहार रहे थे। सोचा नहीं था आखिरी बार अपनी बेटी को देख रहे हैं और वो विदा हो जाएगी। आदत सी थी सुबह शाम उसका चेहरा देखने की। उनके आंगन की कली अब किसी और के आंगन को महकाने वाली थी। माहिरा ने चाय का कप टेबल पर रखा और सोमनाथ जी के पास चली आई। दी को बहुत मिस कर रहे हैं न पापा? उसे गए चंद घंटे बीते हैं और जिंदगी वीरान सी लगने लगी है। पता नहीं उसके बिना कैसे जी पाऊंगा। सोमनाथ जी की इस बात पर माहिरा ने बुरा सा मुंह बना लिया। पापा दोबारा आप ऐसी बातें करेंगे न तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सोमनाथ जी मुस्कुरा दिए। अच्छा ठीक, होने नहीं करूंगा ऐसी बातें। लाओ चाय का कप पका दो। माहिरा ने उन्हें चाय का कप दिया और किचन की तरफ बढ़ गई। चंद्रशेखर जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। नर्मदा जी खिड़की के पास चुपचाप खड़ी थी। चंद्रशेखर जी बेहद ही गुस्से में दिखाई पड़ रहे थे। वो जब अंदर आए तो नर्मदा जी ने पूछा, कुछ पता चला? प्रार्थना करो नर्मदा की वो हमारे हाथ लग जाए। अगर शिव ने उसे ढूंढ निकाला तो सिवाय अनर्थ के कुछ नहीं होगा। मैं उस लड़के की जिद देख चुका हूँ। जो वो कहता है जरूर करता है। वनराज ने वहां आकर कहा, भाई साहब कॉलेज में भी पता किया, कोई खास बात मालूम नहीं हुई। सिद्धि के अलावा विशाखा और अमित दोस्त थे। कल रात वो लोग भी शादी में मौजूद थे। किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। चंद्रशेखर जी ये सब सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो गए। कुछ ही दूरी पर लावण्या खड़ी थी। चलो जो भी हो, अब कृतिका नहीं लौटे तो अच्छा है।
न वो वापस लौटेगी और न ही जायदाद में उसका कोई हिस्सा होगा। जो कुछ है सब मेरे बेटे का होगा। आनंद के कमरे का दरवाजा बंद था। कल रात से वो कमरे से बाहर नहीं निकला। आनंद बालकनी में सोफे पर खामोशी से बैठा था। जो कुछ हुआ उन सब में वो अपने आप को गुनहगार समझ रहा था। न मैं तुमसे अपनी दिल की बात कर पाया और न ही कल दूसरों के थोपे हुए फैसलों से तुम्हें बचा पाया। मुझ जैसे इंसान के साथ यही होना चाहिए। मुझ जैसे लोग मोहब्बत तो कर लेते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत कभी नहीं कर पाते। सुबह का वक्त शिव का बंगलों। जागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कितने लोगों ने रात जागकर ही गुजारी। सुबह की चाय सबके कमरों में भिजवा दी गई। मंदाकिनी जी अभी कुछ देर पहले ही अपने कमरे से बाहर निकली थी। उन्होंने अपनी चाय हॉल में ही मंगवा ली। घर का कोई सदस्य बाहर नजर नहीं आया तो उन्होंने पूछा, बाकी सब कहाँ हैं? सभी की चाय हमने कमरे में दे दी, सर्वेंट ने कहा। बहू की चाय भी भिजवा दी। उनके ये पूछने पर सर्वेंट ने नमे सिर हिला दिया। उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला। मंदाकिनी जी ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। नंदिता परेशान सी कमरे में टहल रही थी। अमर जी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। किस चीज का इंतजार है? चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। मेरा बेटा कल रात से घर नहीं आया और आपको चाय की पड़ी है। नंदिता ने गुस्से से कहा। वो अपनी मर्जी से गया है। किसी ने जाने के लिए नहीं कहा था। जैसे गया है वैसे ही वापस भी आ जाएगा। तुम अपना खून मत जलाओ। अमर जी के ये कहने पर नंदिता गुस्से से बाहर चली गई। ज्योति हॉल में पहुंची तो मंदाकिनी जी ने कहा, ज्योति जरा बहू के कमरे में जाओ। नई जगह है, हम लोग भी नए हैं उसके लिए। जरा जाकर देखो किस हाल में है। जी मैं वही जा रही थी। उसके साथ कोई सामान नहीं आया था। मैं उसके लिए कुछ कपड़े लेकर जाती हूँ। ज्योति ऊपर शिव के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा अंदर से बंद था। ज्योति ने दरवाजा नोक किया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सिद्धि इस वक्त नींद में थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हुई तो सिद्धि की नींद भी टूट गई। दीवार से टिककर बैठे बैठे कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सिद्धि ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर ज्योति खड़ी थी। उसके पीछे 2 सर्वेंट भी थे। सिद्ध दरवाजे से साइड हट गई। सॉरी चाची, पता नहीं क्यों आज जल्दी आंख नहीं खुली। रो रोकर आंखें सुजा ली तुमने अपनी। साफ पता चल रहा है रात भर जागी हो। ये क्या कपड़े भी नहीं बदले? ज्योति के ये कहने पर सिद्धि कुछ नहीं बोली। वो अपने साथ तो कुछ भी नहीं लाई थी। ज्योति ने सर्वेंट को वहां से जाने के लिए कहा। ज्योति सिद्धि से बोली, ये कपड़े हैं तुम्हारे लिए, तैयार हो जाओ। हम आज ही अहमदाबाद के लिए निकलेंगे। वहां चलकर अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेना। सिद्धि ने नजरें उठाए और ज्योति को देखा। आप गुस्सा नहीं है मुझसे? क्या मुझे तुमसे गुस्सा होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? तुम्हारे पास कोई वजह है तो बताओ। ज्योति ने कहा तो सिद्धि चुप हो गई। ज्योति आगे बोली, तैयार हो जाओ फिर नीचे आ जाना। ज्योति वहां से चली गई। सिद्धि बेड के किनारे बैठ गई। सुबह हो चुकी थी लेकिन उसकी जिंदगी का सवेरा शायद ही अब कभी होने वाला था। शिव अभी अभी घर के अंदर दाखिल हुआ था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि तभी मंदाकिनी जी ने उसे आवाज दी, यहाँ आओ शिव। शिव ने एक गहरी सांस अंदर ली और उनको पास चला आया। यहाँ बैठो मेरे पास। मंदाकिनी जी के कहने पर शिव वही उनके पास बैठ गए। मंदाकिनी जी बोली, रात भर कहाँ थे? बाहर। वो क्यों? किसका गुस्सा निकालने गए थे बाहर? वो भी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर। दादी प्लीज आप उसे दुल्हन कहना बंद करें। जितनी दफा आप उसका जिक्र कर रही हैं न मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है उस लड़की पर जिसने कल रात हमारे खानदान की इज्जत बचाई। तुम्हें छोड़कर भागी कोई और है। कृतिका की सजा तुम उस बच्ची को क्यों दे रहे हो? मंदाकिनी जी की बात काटते हुए शिव बोला, मासूम नहीं है वो। चेहरे से तो आपको हर कोई मासूम लगता है। गए थे ना आप लोग बड़े घर में रिश्ता तय करने के लिए। कृतिका भी तो बड़ी मासूम थी। क्या किया उस मासूम लड़की ने मेरे साथ? भूल हो गई बेटा इंसान को परखने में। पर दादी मैं ऐसी कोई भी गलती दोबारा नहीं दोहरा सकता। मैं न तो इस शादी को मानता हूँ और इस लड़की को अपनी बीवी।
बस कुछ दिनों की बात है, फिर इसे लाइफ से निकाल फेंकूंगा। ये बोल शिव उठ खड़ा हुआ। मंदाकिनी जी कुछ कहने ही जा रही थी, लेकिन शिव बिना उनकी एक सुना वहां से चला गया। वो जब कमरे में पहुंचे तो बेहद ही गुस्से दरवाजा खोलकर अंदर चला आया। दरवाजा खुलने की आवाज सुन सिद्धि हैरानी से पीछे की ओर पलटी। शिव को देख उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। शिव का वही खौफनाक चेहरा उसके आगे घूमने लगा जिससे उसे नफरत थी। खुद की चीखें कानों में गूंजने लगी। ठंडे माहौल में भी उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो गया था। शिव जैसे जैसे कर उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा, सिद्धि घबराकर अपने कदम पीछे लेने लगी। ज्यादा दूर जा नहीं पाई और ड्रेसिंग टेबल से जा लगी। उसने घबराकर पीछे देखा और कहीं जाने का रास्ता नहीं था। जब चेहरा घुमाया तो शिव को अपने ठीक सामने पाया। अपने चेहरे से मासूमियत का ढोंग जताना बंद करो। तुम जैसों की फितरत से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। मुझसे एक झूठ और मत बोलना। सीधे सीधे बताओ कृतिका कहाँ है? सिद्धि ने डर से अपनी नजरें झुका ली, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। शिव उसकी बांह सख्ती से पकड़ी और लगभग उसे झकझोरकर पूछा, खामोशी नहीं चाहिए मुझे, जवाब चाहिए। कहाँ है तुम्हारी दोस्त? मैं नहीं जानती। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, सिद्धि ने हकलाते हुए कहा। शिव लगभग चीख पड़ा। झूठ बोल रही हो तुम नहीं जानती, मैं मान नहीं सकता। कृतिका तुमसे कुछ नहीं छिपाती। बचपन की दोस्त हो न तुम दोनों। मुमकिन ही नहीं उसने कभी तुम्हें कुछ बताया न हो। किसके साथ चक्कर था उसका? बोलो किसके साथ भागी है वो? सिद्धि खुद को शिव से दूर करने की कोशिश कर रही थी। शिव ने इतनी मजबूती से उसकी बांह को पका हुआ था। सिद्धि अब दर्द महसूस कर रही थी। मैं नहीं जानती, कुछ नहीं जानती मैं। कृतिका ऐसी लड़की नहीं है। वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। सिद्धि की बात सुन शिव का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने सिद्धि की बांह छोड़ दी और लगभग उसे पीछे की तरफ धकेल दिया। सिद्धि गिरी नहीं बल्कि मिरर से टकरा गई। तुम नहीं बताओगी तो क्या मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? पता तो मैं सब कुछ लगा लूंगा। दुआ करना उसकी किसी चाल में तुम्हारा हाथ न हो, क्योंकि तुम्हारी सांसें इस सच पर टिकी हुई हैं। उसे तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। उसका वो हाल करूंगा जो उसने कभी सपने में ही नहीं सोचा होगा। शिव मल्होत्रा से टकराने की कोशिश की है, उसने इतनी आसानी से नहीं बचेगी। सिद्धि की सांसें तेज हो गई, बस रोने भर की देर थी। वहां रहकर वो और कितने इल्जामों को अपने सिर लेती, इसलिए भागती हुई कमरे से बाहर चली गई। सिद्धि कुछ दूर आकर ठहर गई, लेकिन अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। आकाश और अमर नीचे हॉल में मंदाकिनी जी के पास बैठे थे। आकाश ने कहा, भैया सब कुछ रेडी है। 2 घंटे का वक्त है हमारे पास। बस सब अपनी अपनी पैकिंग पूरी कर ली तो हम सब निकल जाएंगे। हाँ, अभी तो हमें वहाँ का माहौल भी संभालना है। मैं तो सोचकर परेशान हो रहा हूँ, परसों रिसेप्शन की डेट है। अब क्या किया जाए? अमर जी ने कहा तो मंदाकिनी जी बोली, मतलब क्या है तुम्हारा, किस बात की परेशानी है? दरअसल माँ सबके सामने कृतिका ही इस घर की बहू है। इनफैक्ट कार्ड पर भी उसका नाम है। वहाँ चलकर मेहमानों के बीच क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ जो चल रहा है वही चलने देते हैं, आकाश ने कहा। अच्छा तो कब तक चलेगा ये सब बताओ। दिक्कत आई है तो उसका सामना भी करना पड़ेगा। वैसे भी जिनकी बच्ची को तुम इस घर में लेकर आए हो उसकी अपनी पहचान है। उसका हक नहीं मार सकते हम। मंदाकिनी की इस बात पर आकाश ने कहा, उसका कैसा हक माँ? शिव ने उसे पत्नी नहीं माना। आप तो जानती हैं उसकी जिद। उस वक्त मुसीबत से निकलने का यही रास्ता था, इसलिए हमने शादी करवा थी। मुझे नहीं लगता शादी ज्यादा दिन चलेगी। मैं तो कहता हूँ उसे पैसे देकर उसे वापस उसके घर भेज देते हैं। जब तक कृतिका नहीं मिल जाती कोई बहाना बनाकर रिसेप्शन की डेट टाल देते हैं। आकाश की बातें सुन मंदाकिनी जी को बहुत गुस्सा आया। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है, मजाक समझ रखा है इस रिश्ते को। जब मन चाहा रिश्ता जोड़ लिया और जब मन चाहा रिश्ता खत्म कर लिया। एक बात कान खोलकर सुन लो, शिव की शादी हो चुकी है। उसे मंजूर हो या न हो, अब उसे ये रिश्ता निभाना पड़ेगा। दुनिया वालों को कैसे संभालना है वो तुम लोग सोचो। और क्या कहा था तुमने अभी? जो लड़की भाग गई हम उसका इंतजार करें। वो लड़की लौटकर भी आई न तब भी उसे इस घर में जगह नहीं मिलेगी।
माँ आप नाराज मत होइए, शांत हो जाइए। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, अमर जी ने कहा। मंदाकिनी जी उठकर वहां से चली गई। अमर जी ने आकाश से कहा, ये किस तरह की बात की तुमने माँ के सामने? भैया मैंने तो वही कहा जो शिव कह रहा था। कल रात शादी करने के लिए वो नहीं मान रहा था। हम लोगों ने जबरदस्ती उसे राजी किया। पूरे घर को उसके मिजाज की पता है। आपको लगता है वो इस रिश्ते को निभाएगा? आकाश, कुछ फैसले जिंदगी करती है, इंसान का उस पर बस नहीं चलता। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। अमर जी ये बोल चुप हो गए। दक्ष शिव से मिलने उसके कमरे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन सिद्धि को बाहर रोते हुए देखकर वो उसके पास चला आया। सिद्धि, व्हाट हैपन, तुम रो क्यों रही हो? दक्ष की आवाज सुन सिद्धि चुप हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए पलटकर खड़ी हो गई। सिद्धि, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? शिव ने कुछ कहा। सिद्धि ने नमे सिर हिला दिया। तो फिर क्या बात है? क्या किसी और न कुछ कहा? नहीं, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। ये बोल सिद्धि वहां से चली गई। दक्ष को थोड़ा अजीब लगा, वो शिव के कमरे में चला आया। क्या बात है, तेरी बीवी बाहर रो क्यों रही थी? दक्ष के इस सवाल पर शिव ने कहा, मेरी कोई बीवी नहीं है। तेरे कहने या न कहने से क्या होता है? शादी की है तूने उससे, तेरा परिवार गवाह है इस बात को। शिव, जिस लड़की ने इन मौके पर तेरी और तेरी फैमिली की इज्जत बचाई, तुझे नहीं लगता उसे सिर पर बिठाना चाहिए? लेकिन यहाँ तो तू उसे दुत्कार रहा है। दक्ष, मैं सुबह से लेक्चर सुन रहा हूँ, मुझे और लेक्चर मत सुना। सिर में दर्द होने लगा है मेरे। शिव ने चिढ़ते हुए कह, तो कम कर सिर दर्द। मेरे दोस्त, अभी बहुत कुछ संभालना है तुम्हें। सिर दर्द की मेडिसिन ले और ठंडे दिमाग से सोच आगे क्या करना है, दक्ष ने उसे समझाते हुए कहा। करीब 2 घंटे बाद सर्वेंट गाड़ी में सभी आ लगेज रख रहे थे। सभी को एयरपोर्ट के लिए निकलना था। आकाश अमर जी के पास चला आया। भैया, वो क्या बात है, बोलो ना, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। पर भैया माँ ने जाने से मना कर दिया। वो कह रही है कि तुम लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी कोई बात नहीं मानते, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। आकाश की बात सुन सभी घर वाले परेशान हो गए। सब इस वक्त गाड़ी के पास खड़े थे, बस मंदाकिनी जी ने न जाने की जिद की हुई थी। अमर जी ने शिव की ओर देखा। ये सब तुम्हारी हरकतों की वजह से हो रहा। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें अक्ल कब आएगी। पर डैड, मैंने क्या किया? शिव ने आश्चर्य से पूछा। यही तो बुराई है कि तुम्हें अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती। सुबह से घर का माहौल खराब करके रखा है। सबसे बहस किए जा रहे हो। माँ भी तुम्हारी हयकताई की वजह से परेशान होगी। एक काम करो, तीन सब एयरपोर्ट के लिए निकलो। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर अमर जी वापस बंगलों के अंदर चले गए। जिसे देखो वो तमाशा कर रहा था। सभी का मूड इस वक्त ऑफ था। सिद्धि तो ज्योति के पास चुपचाप खड़ी थी। शिव बिना किसी से कुछ कहे बंगलों के अंत चला गया। वो मंदाकिनी जी के कमरे में पहुंचा। अंदर जाने से पहले उसने दरवाजा नोक किया। मंदाकिनी जी ने दरवाजे की तरफ देखा। शिव को देखकर उन्होंने पूछा, तुम गए नहीं अभी तक? आपके बिना हम कहीं जा सकते हैं? ये कहते हुए शिव अंदर चला आया। मंदाकिनी जी अपना चेहरा फेरकर बोली, मैंने फैसला सुना दिया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। जब मेरी बातों का कोई मान नहीं सम्मान नहीं तो क्या करूंगी तुम लोगों के साथ जाकर? शिव मंदाकिनी जी के घुटनों के पास बैठ गया। मेरी प्यारी दादी, ऐसा भी क्या हो गया जो आपने अपना मूड ऑफ कर लिया? किसने आपका सम्मान नहीं किया? हर कोई तो आपकी बात मानता है। तुम नहीं मानते मेरी बात। पर दादी, ऐसी कौन सी बात है जो मैंने नहीं मानी? अब तक तो हर बात मानता आया हूँ आपकी, आगे भी मानूंगा। शिव के ये कहने पर मंदाकिनी जी बोली, झूठ बोल रहे हो तुम। दादी की बातों का मान रखना भूल गए हो तुम। इतनी ही फिक्र है दादी की इज्जत की तो क्यों तमाशा कर रहे हैं? मान क्यों नहीं लेते सिद्धि को अपनी पत्नी? दादी, फिर वही बहस। इतना सब हो गया और आप चाहती हैं मैं सब कुछ भूल जाऊं। आप जबरदस्ती उसे मेरे पास रखना चाहती हैं। बेटा, ये तो किस्मत की बात है। जो लड़की खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचे उसका मिलना खुशकिस्मती है। मैं अपने घर में किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें जाना है जाओ, लेकिन सिद्धि को यही छोड़कर जाओ। वो मेरे पास ही रहेगी।
शिव को समझ नहीं आ रहा था आखिर करे क्या। दादी ने तो बच्चों की तरह जिद पकड़ ली थी। शिव ने खुद से कॉम्प्रोमाइज किया। आप चले, आप जैसा कहेंगी वैसा होगी। आप चाहती हैं वो लड़की हमारे घर में रहे तो फिर ठीक है, बर्दाश्त कर लूंगा आपके लिए। मंदाकिनी जी मुस्कुराई, लेकिन तुरंत उन्होंने अपनी मुस्कुराहट छिपा ली। जाओ जाओ, सिर्फ दादी को मनाने के दिन ये बातें कह रहे हो। दादी ये क्या बात हुई, अब तो मैं आपकी बात भी मान रहा हूँ। अब क्या ये चाहती हैं आपकी मैं सटे पेपर पर लिख कर दूँ? आपका घर है, आप जिसे चाहे रखे। प्लीज़ ये जिद छोड़िए और बाहर चलिए, सब वेट कर रहे हैं। अगर आप खुद नहीं चलेगी तो मैं उठाकर ले जाऊंगा। शिव के ये कहते ही मंदाकिनी जी ने उसकी पीठ पर मारा। बदमाश कही के, दादी को उठाकर ले जाओगे? अच्छी पिटाई करनी पड़ेगी तुम्हारी। शिव मुस्कुरा दिया। दोनों कमरे से बाहर निकले तो अमर जी को देखकर रुक गए। वो तो अपनी माँ को मनाने के लिए आ रहे थे। शिव ने एटीट्यूड के साथ कहा, मेरी दादी मेरे साथ अहमदाबाद जा रही हैं। अब आप डिसाइड करें आपको क्या करना है। इतना कहकर शिव मंदाकिनी जी को बाहर ले गया। अमर जी मन ही मन खुद से बोले, चलो माँ का गुस्सा तो कम हुआ। ज्योति सिद्धि को अपने साथ ले आई। तभी मंदाकिनी जी ने कहा, सिद्धि बेटा तुम शिव के साथ जाओ। शिव, मंदाकिनी जी ने शिव को आवाज दी। सिद्धि ने एक बार भी पलटकर शिव को नहीं देखा। शिव उनके पास चला आया। आपने बुलाया दादी? हाँ, अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाओ। शिव ने सिद्धि की ओर देखा। वो नजरें फेरकर खड़ी थी। शिव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। सिद्धि हैरान परेशान सी उसे देख रही थी। ज्योति गाड़ी के अंदर बैठते हुए बोली, माँ ऐसा क्या किया आपने? शिव बिना आपकी बात काटे सिद्धि को अपने साथ ले गया। दादी हूँ उसकी, आगे आगे देखो क्या क्या होता है। शिव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और सिद्धि से बोला, अंदर बैठो। सिद्धि ने तुरंत उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। उसके बैठते ही ड्राइवर के बगल वाली सीट पर तेजस आकर बैठ गया। इफ़ यू डोंट माइंड, आप लोगों को मेरे आने से परेशानी नहीं होगी। शिव अभी अभी गाड़ी के अंदर बैठा था। तेजस को देखकर उसने सवाल किया, क्यों कहीं और जगह नहीं मिली तुम्हें? तेजस को दादी की कही हुई बात याद आई। तुम शिव और सिद्धि के साथ जाकर बैठे। पर दादी मैं उन दोनों के बीच जाकर क्या करूँगा? जासूसी देखना ये है तुम्हारे भाई ने मुझसे जो कहा है वो सच में कहा है या सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए? ये सब याद कर तेजस शिव से बोला, नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं चला जाता हूँ। मैंने ऐसा नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहो। ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाओ, शिव ने कहा। सिद्धि खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। उसकी जगह उसका घर छूट रहा था। नए लोग, नई जगह और एक नई जिंदगी, यही सब सोचकर अंदर से घबरा रही थी वो। शाम का वक्त राव विला। चंद्रशेखर जी हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। शैलेश कुछ गार्ड्स को लेकर ठीक उनके सामने खड़े थे। चंद्रशेखर जी ने पूछा, चुप क्यों हो तुम सब, क्या खबर है बताओ। सर, हमने नैनीताल में हर जगह तलाश की, लाज होटल कहीं भी मैडम नहीं है। शादी की रात बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सब जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैंने यहाँ तुम सबको इनकार सुनने के लिए नहीं बुलाया। मुझे किसी भी हाल में कृतिका चाहिए। इस शहर में नहीं है तो आसपास के शहरों में तलाशो। जाओ यहाँ से। उनके ये कहने भी सभी गार्ड्स वहाँ से चले गए। शैलेश जी ने कहा, सर कहीं ऐसा तो नहीं हमारे किसी दुश्मन ने कृतिका बिटिया को अगवा किया हो? सीसीटीवी फुटेज चेक की थी न? अगर ऐसा कुछ होता तो क्या कोई सुराग हाथ न लगता? अगर मेरे दुश्मन ने मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा होता तो क्या अब तक मेरे पास फोन नहीं आता? शादी के जोड़े में तैयार लड़की अपने सभी जेवर छोड़कर चली गई। मतलब तो साफ है हमारी बेटी हमें धोखा देकर गई हैं। शैलेश जी ने आगे कुछ नहीं कहा। सीता अभी अभी किचन के अंदर आई थी। उसने कविता से कहा, कृतिका दीदी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अपने माँ बाप को धोखा दिया। जिस घर में रिश्ता हुआ उनके मान सम्मान को दांव पर लगाया, पर किया क्यों उन्होंने ये सब? उन्होंने जो किया सो किया कविता, लेकिन सिद्धि दीदी के साथ जो हुआ हमने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा खुश हूँ या दुखी हूँ। सीता कह ही रही थी तभी कविता ने कहा, खुशी की पता नहीं लेकिन मुझे उनकी सांस याद आ रही हैं। देखा नहीं था उस दिन हल्दी गिर जाने पर किस तरह चिल्लाई थी उन पर।
मैं तो आज तक नहीं भूल पाई। पति नहीं वो लोग सिद्धि दीदी के साथ कैसा बर्ताव करते होंगे। अफो कब से नींबू पानी मांग रही हूँ, किसी को सुनाई क्यों नहीं देता। लावण्या की आवाज़ सुन वो दोनों हड़बड़ाकर अपने अपने काम में लग गई। लावण्या किचन के अंदर आते हुए बोली, तुम दोनों को सुनाई नहीं देता क्या? मैंने कितनी देर पहले नींबू पानी मांगा था, तुम लोगों से अब तक तैयार नहीं किया गया। मैडम बस तैयार है, मैं लेकर ही आ रही थी। सीता ने नींबू पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाकर कहा। एक नंबर की कामचोर हो तुम दोनों। अगर काम मैं करूंगा दिल नहीं लगता तो बता दो, किसी और को रख लेंगे। सीता और कविता सिर्फ झुककर खड़ी हो गया। लावण्या जाने के लिए मुड़ी, तभी उसे कुछ ध्यान आया। वो रुककर बोली, मेरे बेटे ने नाश्ता किया? नहीं मैडम, मैं नाश्ता लेकर गई थी लेकिन उन्होंने ये कहकर भेज दिया कि उन्हें भूख नहीं है। कविता ने कहा, भूख भी कैसे होगी, इन सब तमाशों की वजह से मेरा बेटा कितना हठ है। मैं वही जा रही हूँ, उसके नाश्ता लेकर कमरे में आ जाओ। अपनी बात पूरी कर लावण्या वहां से चली गई। सीता कविता से बोली, इन्हें देखकर लगता है इन्हें किसी बात का दुख है। परसों रात से घर के किसी सदस्य ने ठीक तरह से खाना नहीं खाया। इन्हें देखो, कभी कुछ तो कभी कुछ खाने की फरमाइश किए जा रही हैं। सो तो है, मुझे तो लगता है सबको दुखी देखकर ही इन्हें चैन मिलता है। कविता ने कहा। लावण्या आनंद के कमरे में पहुंची। वो बिस्तर से टिककर बैठा था। लावण्या अंदर आते हुए बोली, आनंद क्या हाल बना रखा है, तुमने खाने से क्यों इनकार कर दिया? तुमने बेटा ऐसे करोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। सिर्फ तबीयत ही खराब होगी, न मरूंगा तो नहीं, आनंद ने कहा तो लावण्या नाराज हो गई। कैसी बातें कर रहे हो, मरे तुम्हारे दुश्मन, खबरदार जो ऐसी बातें की तो। सीता खाने की ट्रे लिए कमरे में चली आई। मैडम नाश्ता वहां टेबल पर रख दो और जाओ। सीता ने नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखी और वहां सबसे चली गई। लावण्या आनंद का हाथ पकड़ उसे उठाने की कोशिश करने लगी। चलो भी अब चलकर कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। मैंने कहा ना आपसे, मुझे भूख नहीं है। मत करे मेरे साथ जबरदस्ती, कोई 2 मिनट सुकून से बैठने भी नहीं देता। आनंद ने बेड से अपना फोन उठाया और कमरे से बाहर चला गया। लावण्या को उसकी हरकतें बेहद अजीब लगी। रात का वक्त अहमदाबाद। रात करीब 9 बजे के आसपास पूरा मल्होत्रा परिधि अहमदाबाद पहुंचा। मंदाकिनी जी ने शिव और सिद्धि कोंटिया दरवाजे पर ही रुकने को कहा। शिव ने हैरान नजरों से उनकी ओर देखा। व्हाट हैपन दादी? बहू पहली बार इस घर में आई हैं, बिना रस्म किए अंदर कैसे ला सकती हूँ? ज्योति जाओ, जाकर आरती की थाल लेकर आओ। जी अभी लाई, ये बोल ज्योति वहां से चली गई। तेजस गाड़ी से बाहर निकला लेकिन दक्ष अभी भी कार के अंदर बैठा था। तेजस ने पूछा, आप अंदर नहीं आएंगे? मैं घर जा रहा हूँ, डैड को मैंने बता दिया था मैं रात तक उनके पास पहुंच जाऊंगा। कल ऑफिस में मिलते हैं। दक्ष ने ड्राइवर से चलने को कहा। तेजस भी घर की तरफ बढ़ा लेकिन दरवाजे पर आकर उसे रुकना पड़ा। गीता ने चावल से भरा कलश नीचे रखा। ज्योति आरती की थाल दे आई। मंदाकिनी जी नंदिता से बोली, बहू का गृह प्रवेश नहीं करोगी नंदिता? नंदिता का मूड उखड़ा हुआ था, वो तो गुस्से से चली गई। सबको बहुत बुरा लगा। अमर जी ने कहा, ज्योति तुम गृह प्रवेश करो। ज्योति ने सबकी बात का मान रखा। सिद्धि तो बस नजरें झुकाए मूर्त बनी खड़ी थी। वहां क्या हो रहा था क्या नहीं, मानो उन सब से उसे कोई लेना देना ही न हो। मंदाकिनी जी ने कहा, बेटा दाएं पैर से ये कलश गिराओ और घर के अंदर प्रवेश करो। अब कहीं जाकर सिद्धि ने नजरें उठाए। चावल का कलश गिराकर वो अंदर चली आई। शिव वहां ज्यादा देर नहीं रुका और अपने कमरे में चला गया। मंदाकिनी जी ज्योति से बोली, अभी तो कई सारी रस्में बाकी हैं, इस वक्त कुछ भी करना मुनासिब नहीं, कल देखेंगे। तुम सिद्धि को उसके कमरे में छोड़ आओ। ज्योति सिद्धि को अपने साथ ले गई। विला काफी बड़ा था और साथ ही खूबसूरत भी। ज्योति ने कहा, भाभी के बर्ताव का बुरा मत मानना, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी के लिए भी आसान नहीं है इस बात को एक्सेप्ट करना। धीरे धीरे वो भी तुम्हें समझने लगेंगी। ज्योति सिद्धि को शिव के कमरे में लेकर आई। ये रहा तुम्हारा कमरा सिद्धि, अब तक सिर्फ शिव का था, अब से तुम दोनों का हूँ।
इसे अपने तरीके से सजाओ और बदलो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं चलती हूँ, कल तुम्हें पूरा विला दिखाऊंगी। ज्योति उसे वहां छोड़कर चली गई। कमरा बेहद ही डरावना था। दीवारों का कलर काफी डार्क था। इससे इंसान के स्वभाव का पता चलता है। इसी बीच वॉशरूम का दरवाजा खुला। आवाज सुनकर सिद्धि का डर बने लगा। उसने एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। शिव ने जब अपने कमरे में सिद्धि को देखा तो हैरान हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा कमरा है, किसी ने बताया नहीं तुम्हें? सिद्धि आहिस्ता आहिस्ता पीछे की ओर पलटी। शिव उसके पास चला आया। देखो, मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द है। मैं किसी से झगड़ने के मूड में नहीं हूँ। निकलो मेरे कमरे से बाहर। आई सेड गेट आउट। सिद्धि चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। शिव अपने सिर पर हाथ फेरकर बोला, क्या मुसीबत है? पहले कम थी जो अब इसे भी झेलूं। सिद्धि कमरे के बाहर रखे सोफे पर आकर बैठ गई। अब तो जीना भी गुनाह लगता है। काश इसे रोक पाने की हिम्मत हमारे हाथों में होती। सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसुओं की लकीर सी उसके गाल पर खींच गई। गीता खाने की ट्रे लिए शिव के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। सिद्धि को देख बाहर ही रुक गई। उसने सिद्धि से कहा, भाभी डिनर कहाँ रखो? सिद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो उसकी बात सुनी ही न हो। गीता कमरे के अंदर चली गई। सर, आपका डिनर। शिव ने टेबल की तरफ इशारा किया। गीता ट्रे वहां रखकर चली गई। कमरे से बाहर निकली तो वापस उसकी नज़र सिद्धि पर चली गई। गीता बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। अगली सुबह शिव जल्दी उठा। इस वक्त घड़ी में 6 बज रहे थे। उसे जिम जाना था, इसलिए वो जल्दी रेडी हो गया। कमरे का दरवाजा खोलकर वो बाहर निकला तो देखा सिद्धि बाहर रखे सोफे पर सो रही थी। आधे बाल चेहरे पर घिर आए थे। पल भर के लिए शिव की नजरें उस पर जम सी गई। अगले ही पल शिव ने उससे अपनी नजरें हटाई और वहां से चला गया। सुबह की पूजा अभी बाकी थी। पंडित जी भी अभी नहीं आए थे। मंदाकिनी जी घर में बने मंदिर में पहुंची। वहां की साफ सफाई चल रही थी। ज्योति सीढ़ियों की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठी सिद्धि पर गई। उसे इस तरह बाहर बैठे देख सिद्धि को हैरानी हुई। वो सिद्धि के पास चली आई। उसने सिद्धि के कंधे पर हाथ रख उसे हिलाया। सिद्धि, सिद्धि, आवाज सुनकर सिद्धि की आंखें खुल गई। पल भर के लिए ज्योति को अपने सामने देखा तो अनजानापन लगा और वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। अब क्या बात है, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? तुम्हारा कमरा है, अंदर जाओ। ज्योति ने कहा। सिद्धि को रात शिव की कही हुई बात याद आई जब उसने सिद्धि को कमरे से जाने के लिए कहा था। जिस कमरे से उसे निकाला गया हो उस कमरे में वो वापस कैसे जा सकती थी? सिद्धि ने एक गहरी सांस ली और ज्योति से बोली, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरी बात मानेंगी? कैसी रिक्वेस्ट? मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। आप प्लीज मुझे कहीं और जगह दे दीजिए। मैं स्टोर रूम में भी रह लूंगी। किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी। सिद्धि को इस तरह घबराया हुआ देखकर ज्योति को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने आगे कहा, बात क्या है सिद्धि? शिव ने कुछ कहा है तुमसे? इस सवाल का सिद्धि ने कोई जवाब नहीं दिया। ज्योति इस बात का अंदाजा लगा सकती थी कहीं न कहीं उसके सवाल का जवाब हाँ है। ज्योति ने सिद्धि का चेहरा हल्का ऊपर किया। ये तुम्हारा घर है, तुम स्टोर रूम में क्यों रहोगी? तुम्हारा पति है, तुम्हारा कमरा है, पूरा हक रखती हो तुम। इस घर की बहुत इस हाल में नहीं रहती जिस हाल में तुम हो। दादी ने देखा तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अंदर कमरे में चलो। ज्योति उसका हाथ पकड़ कमरे के अंदर ले आई। सिद्धि ने कहा, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, मुझे जाने दीजिए। मैं कोई तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। कहाँ जाने दूँ तुम्हें? ये तुम्हारा कमरा है, तुम यही रहोगी। ज्योति ने इस बार सख्ती के साथ कहा। गीता ने दरवाज़ा नोक किया। ज्योति ने अंदर आने की परमिशन दी। गीता अपने साथ कुछ कपड़े लाई थी। मालकिन, ये दादी ने भिजवाया है भाभी के लिए। उन्होंने कहा है कुछ देर में पूजा शुरू होगी, इसलिए वो जल्दी वहां पहुंचे। ठीक है, तुम जाओ, ज्योति ने कहा तो गीता वहां ही चली गई। ज्योति सिद्धि से बोली, आज की पूजा तुम्हारे ही हाथों से होगी, जल्दी तैयार होकर नीचे आना। ज्योति ने उसके सिर पर हाथ रखा और वहां से चली गई। नंदिता आईने के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। अमर जी किसी से फोन पर बात कर रहे थे।
मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। कल रिसेप्शन पार्टी है, किसी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। नंदिता ने ये बातें सुनी तो मुंह बनाकर बोली, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई भी दे रहा है तो न देखने की एक्टिंग कर रहे हैं। अमर जी ने कॉल कट किया तो नंदिता उठकर उनके पास चली आई। इतना सब हो जाने के बाद भी आप रिसेप्शन पार्टी रख रहे हैं, क्या कहेंगे मेहमानों से? उन्हें क्या कहना है ये कल तुम्हें भी पता चल जाएगा और बाकी सबको भी। पर पहले तुम अपना रवैया ठीक करो। कल रात जो तुमने हरकत की वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं थी। मैंने क्या किया? जबरदस्ती उस लड़की को लाकर आप लोगों ने मेरे बेटे के सिर पर बिठा दिया और आप लोग चाहते हैं मैं उसकी आरती उतारूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये बोल नंदिता ने अपने हाथ बांध लिए। शिव से पहले तुम्हें बात करने को तमीज सीखनी चाहिए नंदिता। ये बोल अमर जी रूम से बाहर चले गए। मंदाकिनी जी ने ज्योति से पूछा, सिद्धि कहाँ हैं? तैयार होने गई हैं, ज्योति ने जवाब दिया। ज्योति को मायूस देख मंदाकिनी जी ने पूछा, परेशान लग रही हो ज्योति? माँ अब क्या ही बताओ आपको, जब शिव के कमरे में जाने का सोचा तो देखा सिद्धि बाहर सोफे पर सो रही थी। बातों से इतनी डरी हुई जी कि क्या बताओ, ऐसा लगा जैसे रात भर शिव ने कमरे में उसे रुकने न दिया हो। पता है मुझसे कह रही थी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे कहीं कोई छोटी सी जगह दे दीजिए, मैं स्टोर रूम में भी रह लूंगी। ज्योति की बातें सुन मंदाकिनी जी हैरान हुई। ये सब सिद्धि ने कहा? शादी की रात से लेकर अब कहीं जाकर उसने 2 शब्द कहे मुझसे और बातों में ही इतना डर? माँ कभी कभी तो लगता है इन सब के चक्कर में हमने एक मासूम लड़की की जिंदगी के साथ खेल लिया। तेजस ने बताया था वहाँ क्या क्या हुआ। अपने पिता के कहने पर सिद्धि ने शादी के लिए हाँ कर दी। हर लड़की का अरमान होता है शादी के बाद अपने पति को लेकर, अपने ससुराल को लेकर। मुझे तो लग रहा है हम ज्यादती कर रहे हैं। मैंने कभी अपने बच्चों के साथ कोई ज्यादती नहीं की, फिर दूसरों के साथ कैसे ज्यादती कर सकती हूँ? मैं बात करूंगी, तुम थोड़ा ज्यादा समय दिया करो उसे। यहाँ जानती ही कितनों के हैं वो, कम से कम तुमसे बात तो कर लेती हैं। मंदाकिनी जी ये कह ही रही थी कि तभी उनकी नज़र सिद्धि पर गई जो कि सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। गुलाबी रंग की जाईदार साड़ी देखने में ही भारी लग रही थी। जिस सलीके से सिद्धि ने उसे पहना था वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देख मंदाकिनी जी मुस्कुरा दी। ज्योति आहिस्ता से बोला, कितनी प्यारी लग रही है ना माँ? हाँ, कोई एक बार देखे तो नजरें ही न हटे, मंदाकिनी जी ने कहा। सिद्धि उन दोनों के पास चली आई। उसने सिर पर आंचल रखा और दादी के पांव छुए। उन्होंने सिद्धि के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो और हमेशा खुश रहो। ज्योति ने भी प्यार से सिद्धि के सिर पर हाँ फेरा। मंदाकिनी जी बोली, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, चलकर पहले पूजा कर लेते हैं। जी माँ, ज्योति ने कहा। ऊपर जिम में शिव और दिनों से ज्यादा पसीना बहा रहा था। तेजस ने पानी का बोतल उठाया और शिव के पास चला आया। बिग ब्रो इतना स्ट्रेस मत लीजिए, मसल्स में ज्यादा पेन होगा। शिव उठकर बैठ गया। उसने तेजस के हाथ से पानी की बोतल ली और पानी पीने लगा। तेजस वही शिव के बगल वाली चेयर पर बैठ गया। कल के बारे में क्या सोचा है आपने? तेजस ने सवाल किया। क्या मतलब? कल रिसेप्शन पार्टी है ना आपकी, मैं उसी की बात कर रहा है। कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, बड़े पापा ने होटल बुक कर दिया है, डैड वहाँ के इंतजाम देख रहे हैं। आपने क्या सोचा है किस पहचान के साथ भाभी को दुनिया के सामने लाएंगे? कृतिका राव या सिद्धि आचार्य? शिव ने उसे घूरा तो तेजस अपनी बात बदलते हुए बोला, सॉरी। अब जो भी हो, लेकिन है तो वो मिसेज सिद्धि शिव मल्होत्रा। शट अप तेजस, दोबारा इस किस्म की कोई बकवास मत करना, शिव ने लगभग उसे डांटते हुए कहा और वहां से चला गया। पर मैंने क्या गलत कहा? मैंने तो वही कहा जो सच है। पूजा खत्म हुई तो पंडित जी ने कहा, बहू की आवाज तो कोयल से भी ज्यादा मीठी है। उचित कहा पंडित जी आपने। हमारी बहू ने अपनी आवाज से हमारी सुबह और भी खुशनुमा कर दी, मंदाकिनी जी ने कहा। सिद्धि मुस्कुरा नहीं पाई। ज्योति ने उसे आरती की थाल वापस की तो वो रखने चली गई।
मंदाकिनी जी ने पंडित जी से कहा, इस घर में बहुत अशांति है, मैं सोच रही थी पूजा करवा ली और इस पूजा में मेरा पोता और उसकी पत्नी बैठे। आप जरा अच्छा दिन देखकर बताइएगा। हाँ क्यों नहीं, आपने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी, मैं जल्दी ही आपको खबर करूँगा। अच्छा तो अब आज्ञा दीजिए। ये बोल पंडित जी वहाँ से चले गए। मंदाकिनी जी को नंदिता आती हुई नजर आई। मंदाकिनी जी ने पूछा, क्या बात है, आज तुम्हारी सुबह बड़ी जल्दी हो गई। मुझे तो लगा आज सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। नंदिता सिद्धि को देखते हुए बोली, सिर में दर्द था मेरे इसलिए नहीं आई। भाभी आपने मेडिसिन ली? हाँ ज्योति ले ली। अफसोस हर दर्द का इलाज नहीं होता, नंदिता ने तंज कहते हुए कहा। दर्द से उनका तात्पर्य सिद्धि से था। मंदाकिनी जी ने कहा, नंदिता शायद तुमने देखा नहीं कल शिव किस तरह से अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर खड़ा था। तुमने जो कुछ किया वो बहुत गलत था। आपको वो सब दिखाई दिया माँ, लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं दी जो मैं देख रही हूँ। जिसे आप बहू कहकर नहीं थक रही, उसमें मेरे बेटे की खुशी नहीं है। जोर जबरदस्ती ज्यादा समय तक नहीं चलती। वैसे भी आप लोग अपना स्टेटस भूल रहे हैं, वरना कोई नौकरानी मेरे बेटे की बीवी कहलाने के लायक नहीं। नंदिता की बात पूरी हुई तो मंदाकिनी जी ने बेहद ही गुस्से से कहा, मुंह बंद रखो नंदिता। मैंने किसी को अपने सामने इस लहजे में बात करने की इजाजत नहीं दी। बहू की पहली रसोई होनी है, लेकिन सास का फर्ज निभाने की बजाय तुम ताने देने चली आई। तुम जाओ यहाँ से। नंदिता गुस्से से अपने पैर पटककर वहाँ से चली गई। मंदाकिनी जी ज्योति से बोली, बेटा बहू की ये रस्म तुम करवाओ, मैं जरा अमर से बात करूँ। ज्योति ने उनकी बात पर हामी भरी और सिद्धि को अपने साथ ले गई। ज्योति ने किचन में काम कर रहे सवेंत से सिद्धू का परिचय करवाया। ये आप लोगों की छोटी मैडम है, शिव सर की पत्नी। जैसे आप सब बाकी सबका काम करते हैं, आज से इनका कहा भी मानना आपका फर्ज है। सिद्धि बेटा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो या कोई भी काम हो, इन्हें कह देना। सिद्धि काफी उदास लगी। ज्योति ने उसके चेहरे को देखकर कहा, मुश्किलों से भागा नहीं करते सिद्धि, बल्कि उनका सामना किया जाता है। लोगों के मन में खटास है, अपने प्यार से और स्वभाव से उन सभी खटास को दूर कर देना। वैसे तो आज पहली रसोई में मीठा बनता है, तुम्हारा जो दिल करे तुम वो बना लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लोग संभाल लेंगे। चलो आओ, पहले तुम्हारी रसोई पूजा कर ले, फिर कुछ मीठा बना लेना। मंदाकिनी जी अमर जी के रूम में पहुंची। अरे माँ, आप यहाँ, कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। क्यों मेरे ही घर में मुझे आने जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी? मंदाकिनी जी ने कहा तो अमर जी बोले, नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस इसलिए कह रहा था, आप आवाज दे देती तो मैं नीचे आ जाता। अमर, मैं एक जरूरी बात करने आई हो। देखो जो हुआ सो हुआ, अब जो रिश्ता जुड़ गया है उसे खत्म नहीं किया जा सकता। सब कोशिश कर रहे हैं शिव और सिद्धि का रिश्ता ठीक हो जाए और मेरे पोते का घर बसे। जरा समझाओ अपनी पत्नी को, जो लड़की उसके बेटे से शादी करके आई है वो अब इस घर की बहू है। उसे इस तरह सबके सामने जलील करना बंद करे। इस तरह सबके सामने उसे नौकर कहना बिल्कुल किसी गाली की तरह है। घर के मुलाजिम क्या सोचेंगे? हम खुद उसे इज्जत नहीं देखे तो बाकी लोग क्या भी देंगे। उद्धरण डॉट आई एम रियली सॉरी माँ, नंदिता की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। पता नहीं क्या हो गया है उसे, मैं बात करूँगा उसे, अमर जी ने कहा तो मंदाकिनी जी बोली, सिर्फ बात नहीं करनी, उसे समझाओ भी। इस तरह की हरकतों से घर का माहौल खराब न करे। अमर जी ने उनकी बात समझने की पूरी कोशिश की। नंदिता शिव के कमरे में पहुंची। शिव कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा था। शिव, कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ, को काम है इसलिए जा रहा हूँ, शिव ने कहा। पर कहाँ अपने डैड से बात की तुमने? नंदिता की बात पर शिव ने पलटकर कहा, किस बारे में बात करनी है? कोई छोटा बच्चा हूँ जो हर चीज की परमिशन लेता फिरूं? काम करता हूँ, बड़ी कंपनी संभालता हूँ, पूरे 20 गुजर चुके हैं, ऑफिस नहीं गया मैं। मुझे और किसी तमाशे का इंतजार नहीं करना, अपना काम संभालना है। नंदिता शिव के पास चली आई। मेरे बेटे का मूड बहुत उखड़ा हुआ है, तुम्हारी कॉफी नहीं आई ना, अब तक मैं भिजवाती हूँ। नंदिता ये बोल जाने लगी तो शिव ने टोका, मुझे बात करनी है आपसे।
क्या बात करनी है बोलो। शिव चुप हो गया। नंदिता उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। शिव को चुप देख नंदिनी बोली, बेटा कुछ कहना चाहते थे न तुम? नहीं, कुछ नहीं कहना मुझे, और कॉफी भिजवाने की जरूरत नहीं है, मूड नहीं है मेरा। शिव परेशान लग रहे हो बेटा। माँ हूँ तुम्हारी, समझती हूँ तुम्हारी परेशानी की वजह। रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें नहीं पसंद न वो लड़की। डोंट वरी, वो इस घर में नहीं रहेगी। बस कुछ वक्त के लिए अरेस्ट कर लो, मैं निकाल बाहर करूंगी उसे तुम्हारी जिंदगी से। देख लेना, तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे लायक लड़की लेकर आएगी। मॉम प्लीज, शिव ने लगभग गुस्से में कहा, और कोई लड़की ने? नफरत हो रही है मुझे इन लड़कियों से। उस रात के बाद से चैन की सांस नहीं ले पाया हूँ मैं। आप लोगों ने फोर्स किया तो हाँ कर दी मैंने शादी के लिए। क्या हुआ, भाग गई वो लड़की, और अब ये बचपन से उस लड़की के साथ रही हैं, कैसे मान लूँ ये कोई धोखेबाज नहीं? अब कोई भी नहीं, मुझे अपनी जिंदगी में कोई नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी है और मेरे रोज है, अपने तरीके से जीऊंगा। प्लीज आप जाए, मुझे रेडी होना है। नंदिता को शिव के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अपने बेटे के लिए अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश की तो उन्होंने, लेकिन यहाँ सब कुछ तबाह हो गया। सर्वेंट टेबल पर नाश्ता लगा रहे थे। सब लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर जमा हुए। शिव को तैयार देख आकाश ने पूछा, कहीं जा रहे हो शिव? ऑफिस जा रहा हूँ चाचू, वैसे भी बहुत काम पेंडिंग है। अभी अभी तो शादी हुई है बेटा, तुम अभी से काम में बिजी हो रहे हो। ज्योति ने कहा तो शिव बोला, मेरा काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप जानती हैं चाची। शादी तो हर कोई करता है, इसका मतलब ये थोड़ी न है कि वो काम छोड़कर घर में बैठ जाए। सिद्धि जब वहां पहुंची तो मंदाकिनी जी बोली, बेटा खड़ी क्यों है, बैठे। दादी मैं बाद में खा लूंगी, पहले आप सबको सर्व कर दूं। सिद्धि ने कहा तो मंदाकिनी जी मुस्कुरा दी, तुम्हारा मन है तो जरूर करो। सिद्धि खुद अपने हाथों से नाश्ता सर्व करने लगी। नंदिता का बस नहीं चला, वरना वो उठकर वहां से चली जाती। सिद्धि ने शिव की प्लेट में सर्व करना चाहा तो शिव ने हाथ बढ़ाकर रोक दिया। दानिश दानिश, शिव के आवाज लगाने पर सर्वेंट भागता हुआ वहां पहुंचा। ये सर, तुम्हें नहीं मालूम नाश्ते में मुझे क्या चाहिए होता है, जाओ जाकर मेरा नाश्ता लेकर आओ। शिव के ये कहते ही दानिश तुरंत वहां से चला गया। मंदाकिनी जी बोली, बेटा बहू ने घर पहली दफा कुछ बनाया है, आज उसके हाथ का नाश्ता करो। एक दिन जायका बदल जाए तो कोई बुराई नहीं। मुझे मेरी आदतें बहुत पसंद हैं दादी, और मुझे नहीं लगता उसमें कोई बदलाव आए। शिव ने कहा। दानिश कुछ ही देर में शिव का नाश्ता ले आया। कृष ज्योति से बोला, मॉम आज का नाश्ता बहुत टेस्टी है। हाँ क्यों नहीं, आज का नाश्ता तुम्हारी चाची ने जो बनाया है। ज्योति के ये कहते ही अमर जी ने कहा, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा सिद्धि, बेटा तुम्हारे हाथों में वाकई जादू है। सीरियसली भाभी, आज से पहले इतना डिलीशियस खाना मैंने आज तक नहीं कहा। मुझे टेस्ट बिल्कुल वैसे लगाए जैसे हमने नैनीताल में खाया था। आई एम श्योर वो लंच आप ही ने बनाया होगा, तेजस ने कहा। एक तो सिद्धि की तारीफ और ऊपरी से कृतिका के घर का जिक्र शिव से दोनों बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने नाश्ता भी अधूरा छोड़ दिया और उठकर वहां से चला गया। शिव शिव बेटा नाश्ता तो पूरा करके जाओ। नंदिता उठकर उसके पीछे पीछे घर के बाहर चली आई, लेकिन शिव गाड़ी में बैठकर वहां से निकल चुका था। मंदाकिनी जी ने सिद्धि को अपने पास बुलाया। बेटा कुछ मीठा बनाने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो पूरा नाश्ता तैयार कर दिया। वाकई में जादू है तुम्हारे हाथों में। नाश्ते के बाद मेरे कमरे में आ जाना। सिद्धि हाँ में सिर हिला दिया। तेजस कृष से बोला, तुम्हारा नाश्ता हो गया हो तो जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी लीव अभी तक खत्म नहीं हुई, मैं परसों से स्कूल जाऊंगा, कृष ने कहा। फिर तो तुम्हारी ऐश ही ऐश है। बड़े पापा मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आप कब तक पहुँचेंगे, तेजस ने अमर जी से सवाल किया।